डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th के हिस्ट्री का पहला चैप्टर का जितना भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है वन लाइनर के रूप में लेके आए हैं आप लोगों के बीच। फटाफट आप याद करते जाएं, 2025 में एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। सबसे पहला आप चैप्टर देख रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। इसका सबसे पहला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? तो कहाँ है? वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वियना सम्मेलन कब हुआ? 1815 ईस्वी में। वियना का सम्मेलन कब हुआ? 1815 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? तो ये जो है बुर्बो वंश, बुर्बो राजवंश थे, है ना? तो बुर्बो वंश द्वारा जो है फ्रांस में जो है शासक वंश का पुनर्स्थापना हुआ था बुर्बो वंश द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? तो मेटरनिख ने किया था। वियना सम्मेलन का मेजबानी किसने किया था? मेटरनिख ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटरनिख कहाँ का चांसलर था? ऑस्ट्रिया का। मेटरनिख कहाँ का चांसलर था? ऑस्ट्रिया का। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, वियना सम्मेलन के द्वारा किस युग का अंत हुआ? नेपोलियन युग का। जब वियना सम्मेलन हुआ तो नेपोलियन युग का अंत हो गया। नेपोलियन युग का अंत हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग इसको सबको नोट डाउन कर लें, कॉपी में नोट कर लें, और नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और याद रखेंगे, इसको फेयर करेंगे कॉपी में। हर एक चैप्टर का इसी तरह ऑब्जेक्टिव और सोशल साइंस, साइंस का सब का इसी वन लाइनर हम लेके आएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक फैला दें, शेयर कर दें, क्योंकि इस तरह से ऑब्जेक्टिव वन लाइनर कहीं नहीं मिलता है। पूरा यूट्यूब पर बहुत मेहनत लगा है इसको बनाने में, और तब आपके बीच हम लेके आए हैं। 8 क्वेश्चन कह रहा है, वियना सम्मेलन से किस युग की शुरुआत हुई? तो मेटरनिख युग का शुरुआत हुआ था। वियना सम्मेलन से जो है मेटरनिख युग का शुरुआत हुआ, और किस युग का समाप्ति हुई? नेपोलियन युग का समाप्ति हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लुई 18वां कहाँ का राजा था? तो फ्रांस का राजा था लुई 18वां। फ्रांस में राजा को लुई बोला जाता था और रूस में राजा को जार बोला जाता था। इस बात को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, चार्ल्स 10 जो थे कैसा शासक था? तो चार्ल्स 10वां, 10 ये 10 है। चार्ल्स 10वां कैसा शासक था? तो बड़ा निरंकुश था और प्रतिक्रियावादी थे। निरंकुश और प्रतिक्रियावादी मतलब थोड़ा थोड़ा बात पे भी जो है जनता के साथ अन्याय करता था। निरंकुश था, जनता का भला नहीं करता था। क्वेश्चन है, जुलाई की क्रांति कब हुई? तो 1830 में जुलाई की क्रांति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन था? मतलब इटली के एकीकरण में जो है सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन रहा? तो मेजनी, है ना? मेजनी जो है इटली के एकीकरण का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति रहा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से आप देख रहे हैं, नेपोलियन का पतन कब हुआ था? 1814 ईस्वी में नेपोलियन का पतन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस दल से था? तो कार्बोनरी से। मेजनी का संबंध किस दल से था? कार्बोनरी से। मेजनी का संबंध कार्बोनरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग इटली नामक संस्था की स्थापना कब और किसने किया था? देखिए, यंग इटली और यंग यूरोप ये दोनों मेजनी ने किया। देखिए है ना, 16 नंबर क्वेश्चन में यंग यूरोप है, तो ये भी मेजनी किया और ये भी मेजनी किया। यंग इटली भी मेजनी बनाया और यंग यूरोप भी मेजनी ही बनाया। लेकिन याद रखेंगे, यंग इटली 1831 में और यंग यूरोप 1834 में। दोनों कौन बनाया? मेजनी ने बनाया। चलिए अब 17 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, मेटरनिख युग का अंत कब हुआ? तो मेटरनिख युग का अंत हुआ था 1848 ईस्वी में। मेटरनिख युग का अंत 1848 ईस्वी में। और शुरू कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था? विक्टर इमैनुअल ने जो है किसे प्रधानमंत्री बनाया था? तो काउंट काबूर को। यही क्वेश्चन एग्जाम में इस प्रकार से रहते हैं कि विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबूर को किस पद पर नियुक्त किया? तो याद रखेंगे, किस पद पर? प्रधानमंत्री के पद पर। क्वेश्चन ऐसे घुमा के रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रीमिया का युद्ध कब हुआ? तो क्रीमिया का युद्ध हुआ था 1853-54 में क्रीमिया का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? तो गैरीबाल्डी पेशे से नाविक थे। ऑप्शन में जमादार दे देता है ना, जमींदार दे देता है, और भी व्यापार दे देता है। तो याद रखेंगे, नाविक थे। पेशा का मतलब काम होता है, नाविक मतलब नाव चलाने वाले। ठीक है। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन देखिएगा, काउंट काबूर की मृत्यु कब? यही काउंट काबूर जिसको विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था, तो इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1862 ईस्वी में। चलिए 22 क्वेश्चन नंबर 22 आप देख रहे हैं,
फ्रांस और परसा के बीच युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1870-71 में जो है फ्रांस और परसा के बीच जो है युद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग इसको फेयर बना लेंगे, फेयर बनाएंगे तब काम चलेगा। एक चैप्टर, आज हम क्लास 10th के जो फर्स्ट चैप्टर है, वो फर्स्ट चैप्टर इतिहास का पूरा ऑब्जेक्टिव एकदम किताब के लाइन से खोज करके इसको दिया गया है। इससे बाहर कभी एग्जाम में रह ही नहीं सकता है, इसलिए आप कन्फर्म रहें और पूरी तरीक़ा से तैयारी करते रहें। पर डे आपको इस तरह का वीडियो मिलते रहेगा। इटली का एकीकरण कब हुआ? तो इटली का एकीकरण कब हुआ था? 1871 में इटली का एकीकरण हुआ। नेक्स्ट, इटली के एकीकरण में किसका योगदान था? देखिए, इटली का जो एकीकरण था उसमें मेजनी का योगदान तो था ही साथ काउंट काबूर का भी और गैरीबाल्डी का भी। और एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन, 4 मार्क्स का ही रहता है, क्वेश्चन रहते हैं कि इटली के एकीकरण में मेजनी, काउंट काबूर और गैरीबाल्डी के, है ना, योगदान का वर्णन करें। तो ये भी आसानी है, आपको जब हम सब्जेक्टिव कराएंगे तो पूरा एक चैप्टर का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब क्लियर करेंगे। पहले हम सीरीज चालू कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव का सीरीज, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज, इससे बाहर जा ही नहीं सकता है। नेक्स्ट 25, जर्मनी कितने राज्य में विघटित है? तो जर्मनी जो है 300, है ना, 300 छोटे छोटे राज्यों में विघटित था। जर्मनी 300 छोटे बड़े, मतलब टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ था जर्मनी। नेक्स्ट है, हिगेल कौन था? तो हिगेल एक व्यक्ति थे, वो दार्शनिक व्यक्ति थे। दार्शनिक व्यक्ति मतलब भविष्य के बारे में बताना कि आगे क्या हो सकता है, और इससे लोग प्रभावित होते हैं दार्शनिक से। चलिए नेक्स्ट 27, बिस्मार्क क्या था? तो बिस्मार्क बड़ा कूटनीतिज्ञ था, है ना। बिस्मार्क के बारे में जो है बहुत, जब तक आप शिक्षा ग्रहण कीजिएगा, अगर सोशल साइंस से शिक्षा ग्रहण कीजिएगा तो बिस्मार्क, कार्ल मार्क्स के बारे में बहुत पढ़ना पड़ेगा। तो बिस्मार्क एक जो थे कूटनीतिज्ञ थे। चलिए नेक्स्ट, बिस्मार्क से ही क्वेश्चन देखिएगा, बिस्मार्क किसके विचार से प्रभावित थे? तो वही हिगेल की, हम बोले ना कि हिगेल जो थे वो मार्गदर्शन देते थे, तो इसके विचार से जो है प्रभावित थे कौन? तो बिस्मार्क। नेक्स्ट देखिए, रक्त और लौह, हाँ ये नीति, रक्त और लौह, है ना, रक्त और लौह की नीति बिस्मार्क अपनाता था। रक्त और लौह मतलब लोहा लेना है, रक्तपात होगा तो होगा, लेकिन यही नीति रहेगा। किसका है ये नीति? बिस्मार्क का नीति, रक्त और लौह की नीति। चलिए आप लोग कमेंट्स में जरूर लिखें कि ये सेशन आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि आप जिस तरह से बोलेंगे उसी तरह से आगे का वीडियो जो आएगा उसी तरह से आएगा। तो आप लोग सजेस्ट करते रहें और इस चैनल को पूरी तरीक़ा से सपोर्ट करें, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट से ही ये चैनल आगे ग्रो हो सकता है, और हमारे जो है बिहार के जितने भी क्लास 10th के एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट हैं उन सबको फ़ायदा हो सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन, क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सेडोवा का युद्ध, ऑस्ट्रिया परसा, सेडान का युद्ध, तो फ्रांस और परसा के बीच। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप 32 क्वेश्चन देख रहे हैं। आप लोग कॉपी में जरूर नोट डाउन करते रहेंगे, नोट डाउन करेंगे तभी काम चलेगा, और नोट डाउन कर लेंगे। और इस वीडियो को भी आप डाउनलोड कर ले, या इस चैनल को जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशन तो ऐसे आता ही रहेगा, तो आप सभी वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। तो 32 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं, यहाँ जो है क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई, है ना, 1871, याद रखिए 1870 ये कर दीजिए ना डायरेक्ट, ये जो है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 10 मई 1871। चलिए अगला क्वेश्चन है 33, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? एड्रियानोपुल की संधि जो हुई थी वो 1829 ईस्वी में हुआ था। एड्रियानोपुल की संधि 1829 ईस्वी। नेक्स्ट, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? टीपू सुल्तान जो थे वो मैसूर के शासक थे। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? मैसूर के शासक थे। नेक्स्ट 36 देखेंगे, फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर जो है किस शासक ने जैकोबिन क्लब का स्थापना किया? जैकोबिन क्लब जो है उसका स्थापना जो है टीपू सुल्तान ने किया था। जैकोबिन क्लब का नाम याद रखेंगे, जैकोबिन क्लब का स्थापना कौन किया था? टीपू सुल्तान। छात्रों आप सभी को पता नहीं होगा, सोशल साइंस का इतना मॉडिफाई करके क्वेश्चन आते हैं, इतना मॉडिफाई करके क्वेश्चन आते हैं कि बहुत बच्चे पूरा साल पढ़ते हैं और बाद में चल के पता चलता है सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव जो बहुत ही आसान हुआ करते थे ऑब्जेक्टिव, वो भारी होने लगा है अब स्टूडेंट के लिए, क्योंकि मॉडिफाई कर रहा है क्वेश्चन को। इस बार भी मॉडिफाइड क्वेश्चन थे, इससे पहले भी थे, इसीलिए सभी क्वेश्चन को आप गौर से देखते रहें, क्योंकि आपका एक एक क्वेश्चन बिहार बोर्ड में बेहतर रिजल्ट लाने के लिए सही साबित होगा। इसलिए आप इस चैनल पे बने रहे, अंत तक वीडियो को देखें, जिससे कि आपको एक एक ऑब्जेक्टिव, और ये जो अभी सेशन चल रहा है ये हिस्ट्री का सेशन है, पहला चैप्टर का एक एक
लाइन बाय लाइन ऑब्जेक्टिव हम खींच के लाए हैं और यहाँ वन लाइनर बनाए कि आपको ज़्यादा और सुविधा नहीं होगी। क्वेश्चन और आंसर साथ साथ आप देखेंगे, कोई ऑप्शन यहाँ हम नहीं दिए हैं। डायरेक्ट आपको आंसर अगर याद रहेगा तो ऑप्शन देखते ही आप समझ जाइएगा कि इसका आंसर ये होगा। तो याद रखेंगे, जैकोबिन क्लब का स्थापना टीपू सुल्तान ने किया था। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। इटली और जर्मनी जो है वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत है? तो यूरोप महादेश को महाद्वीप भी बोलते हैं। और आप जानते ही हैं कि 7 महाद्वीप है पूरे विश्व में, 7 महाद्वीप, जिसमें हम लोग एशिया महाद्वीप में रहते हैं। और एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, और हम लोग एशिया महाद्वीप में रहते हैं। लेकिन इटली और जर्मनी अभी भी किस जो है महादेश में है? इटली और जर्मनी, तो वो कहाँ है? यूरोप में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरुद्ध कौन सा देश था? जब इटली और जर्मनी एक हो रहा था, एकीकरण हो रही थी, तो फिर इसका विरुद्ध कौन था? तो वो ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया जो है इटली और जर्मनी के एकीकरण का क्या था? विरुद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन राइन राज्य का जो है निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉलबेरिन एक संस्था थी, ठीक है, लेकिन कैसी संस्था थी? ये व्यापारियों की संस्था थी। जॉलबेरिन जो थी व्यापारियों की संस्था थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान जो है प्रेरणा का स्रोत रहा है? यूरोप वासियों के लिए किस देश का जो है साहित्य और ज्ञान, किसके लिए ज्ञान विज्ञान जो है प्रेरणा का स्रोत रहा है? किस देश का? तो यूनान का। यूनान का जो है साहित्य और ज्ञान विज्ञान जो है यूरोप के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। अभी तुरंत एक इससे पहले क्वेश्चन देखे थे, एड्रियानोपुल की संधि ना। एड्रियानोपुल की संधि जो है कब हुआ था? 1829 ईस्वी में हुआ था। किस देश के साथ हुई थी? तो तुर्की के साथ हुए थे। किस देश के साथ? तुर्की के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हंगरी की राजधानी कहाँ है? ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण विरोध का समस्या बना दिया है ना? इटली की समस्या को, मतलब कूटनीति के अनुसार जो है इटली की समस्या को जो है ना संपूर्ण समस्या के रूप में जो है ना पूरा बना दिया था। किसने? तो काउंट काबूर ने जो है इटली की समस्या को संपूर्ण विरोध की समस्या बना दिया था। चलिए नेक्स्ट है 45, लाल तुर्की का गठन किसने किया था? तो गैरीबाल्डी ने। लाल कुर्ती, रेड शर्ट इंग्लिश में इसको बोलते हैं, रेड शर्ट का गठन किसने किया था? तो वो गैरीबाल्डी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो मेजनी ने किया था। फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? मेजनी ने किया था। मेजनी इससे पहले भी यंग इटली का भी स्थापना मेजनी ने ही किया था। अगला क्वेश्चन है, कार्बोनरी का स्थापना किस वर्ष हुआ था? देखिए कार्बोनरी का संबंध जो है किससे है? कार्बोनरी का संबंध जो है बिस्मार्क से है, और इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1810 ईस्वी में हुआ था कार्बोनरी का स्थापना। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? सेडान का युद्ध जो है जर्मनी की एकीकरण हुआ था सेडान के युद्ध के बाद। अगला है, जर्मीनिया क्या थी? जर्मीनिया क्या थी? तो जर्मन राष्ट्र का प्रतीक है ना। जर्मन राष्ट्र का प्रतीक क्या था? जर्मीनिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 50। अभी तक जो है हम लोग 50 क्वेश्चन कर चुके हैं, मात्र 10 क्वेश्चन और करेंगे और ये पहला चैप्टर ही है ना। पहला चैप्टर जो है ये पूरा क्लियर हो जाएगा। पहला चैप्टर का लाइन बाय लाइन क्वेश्चन है ना, इस तरह से आपको कहीं भी लाइन बाय लाइन नहीं मिलेगा। VVI वगैरह ये सब मिल सकता है, लेकिन मैं लाइन बाय लाइन किया हूँ कि आपको कभी भी दिक्कत नहीं हो, कहीं भी दिक्कत नहीं हो, है ना। क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो वो था निरंकुश शासन। शासन इतना निरंकुश था, जनता पर ध्यान ही नहीं दे रहा था राजा, तो इसके वजह से फ्रांस की क्रांति हुई। अगला है 51, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ? तो 1804 में जो है नेपोलियन संहिता लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा जब फ्रांस छींकता है, यहाँ सीखता गलत लिखा है, यहाँ छींकता होना चाहिए, प्रिंटिंग मिस्टेक है ना। छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है। किसने कहा था? मेटरनिख ने कहा था। ये बात मेटरनिख ने कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो यूरोप को जो है सर्दी जुकाम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 53, नेपोलियन कोड में कितने खंड थे? तो 5 खंड। नेपोलियन कोड में खंड था ना, कितना कोड था? तो ये 5 कोड से बना हुआ था नेपोलियन कोड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहते हैं? हाँ, मसीहा मतलब इसके बिना हो ही नहीं सकता था, यही सब कुछ किया।
मसीहा ऐसे तो कोई एक व्यक्ति नहीं करता है, सबका मेल मिलाप होता है, लेकिन मेजनी को मसीहा कहा जाता है। मौ से मेजनी, मौ से मसीहा, इटली के एकीकरण का मसीहा मेजनी, याद रखेंगे। यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं कि यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तुर्की को जो है यूरोप का मरीज कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय सभ्यता का पालना, यूरोपीय सभ्यता का पालना मतलब झूला होता है ना। यूरोपीय सभ्यता का जो है पालना किसे कहते हैं? तो यूनान को कहते हैं। यूनान जो है यूरोपीय सभ्यता का पालना है, झूला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संधि द्वारा जो है जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण जो फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा जो पूरा हुआ था। अच्छा एक बात बताइएगा आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कि फ्रैंकफर्ट की संधि हुई कब थी? इससे पहले ही क्वेश्चन आया था, इसलिए आप लोग कमेंट्स में इसका आंसर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ये जो है हंगरी की भाषा, हंगरी में जो कौन सा भाषा बोला जाता है? मैंगर भाषा जो है हंगरी में बोला जाता है। नेक्स्ट 59, और याद रहे ये इसका अंतिम ही क्वेश्चन है, मात्र 60 क्वेश्चन हम लोग कराएंगे, और इस 60 क्वेश्चन के बाहर आप लोग कभी भी कहीं से भी आपको जो है चाहे कोई भी किताब आपको खरीदना पड़े, मॉडल पेपर हो, क्वेश्चन बैंक हो, देखिएगा इस 60 क्वेश्चन से पहला चैप्टर में एक भी क्वेश्चन ज़्यादा नहीं होगा। और हम आपको इतना डीपली बताने की कोशिश किया हूँ कि आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो इस वीडियो को अंत तक आप देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद हम तब आपको दूंगा जब आप इस बिहार बोर्ड के एग्जाम में टॉपर रिजल्ट लेके आएंगे। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो संवैधानिक राजतंत्र। 1830 में जो क्रांति हुई थी फ्रांस में, तो उस क्रांति के बाद कैसा शासन स्थापना हुआ? तो संवैधानिक राजतंत्र का स्थापना हुआ। संवैधानिक मतलब संविधान के साथ राजातंत्र, मतलब लोकतंत्र नहीं, राजतंत्र, लेकिन संवैधानिक, संविधान के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन देख रहे हैं, जेनेवा समझौता कब हुआ? तो 1954 में जेनेवा समझौता हुआ। हम लोग 60 क्वेश्चन और बहुत ही आराम से किए हैं, और इस 60 क्वेश्चन के 60 क्वेश्चन आप पूरी तरीक़ा से मेहनत कीजिए, पूरी तरीक़ा से इसको बनाने की, याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यदि आप इस क्वेश्चन को पूरी तरीक़ा से, इस क्वेश्चन को आप याद रख लेते हैं तो एग्जाम में इस चैप्टर से अगर 5 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं रह पड़ेगी, क्योंकि इस चैप्टर से आपको दिक्कत नहीं होगा। अगला जो वीडियो आएगा 61 नंबर क्वेश्चन से आएगा, क्योंकि 60 नंबर यहाँ तक हो गया। अगला है सेकंड चैप्टर, और सेकंड चैप्टर भी जो है हम लोग देखेंगे, उसमें क्वेश्चन नंबर कितना से होगा? 61 से होगा, और उसमें भी हम लगभग कोशिश करेंगे 50-60 क्वेश्चन ऐसा बनाने के लिए जिसमें आप लोगों को एक लाइन बाय लाइन क्वेश्चन उसमें से डील हो जाए। इसलिए निश्चिंत होकर के इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, और रोज दिन पर डे आपको इस तरह का वीडियो मिलते रहेगा। आप कमेंट्स में जरूर लिखें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और हमें और भी जो है कैसा मॉडिफाई करना चाहिए वो भी आप बताएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे इस चैनल के साथ इतना देर तक आप समय इन्वेस्ट किए, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मैं इसी आशा के साथ वीडियो बनाता हूँ कि स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी, तब तक आप लोग चुस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, पढ़ते रहिए, और बिहार बोर्ड की बेहतर तैयारी के लिए आगे बढ़ते रहिए। आपने ये वीडियो देखा, इस वीडियो देखने और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।